नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सबसे पहले जिक्र बदायूं से रिश्ता जनसंपर्क यात्रा, यानी कि सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को बदायूं सीट के लिए 22 फरवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया और 21 दिन तक यहां नहीं आए। बता दें कि स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर बदायूं नहीं आए और उनके चुनाव की कमान उनके बेटे आदित्य को सौंप दी गई थी और उनके कार्यक्रम को 2 बार तय होने के बाद भी रद्द किया गया। इसकी वजह से शिवपाल के टिकट को लेकर जिले में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यहां तक कि टिकट बदलने तक की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने उन चर्चाओं पर बृहस्पतिवार सुबह विराम लगा दिया। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि आज से बदायूं से जनसंपर्क यात्रा पर हूं और इस क्षेत्र में से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है। मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। अपने इस पोस्ट में शकीला बदायूं ने एक शायरी भी लिखी है। तो कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। बता दें कि बदायूं सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है क्योंकि वर्ष 1996 से 2009 तक ये सीट लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और अब शिवपाल सिंह यादव फिर से बदायूं सीट पर सपा को मैदान में उतारा गया है। और इसी खबर पर संवाददाता रितेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, फिलहाल अगर बदायूं की स्थिति का जिक्र करें, कई बार दौरे रद्द भी हुए और अब यात्रा का हवाला दिया गया है। क्या कुछ स्थिति समाजवादी पार्टी की, क्योंकि परंपरागत सीट भी इसे कहा जा रहा है, कितनी मजबूती फिलहाल मजबूती के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है आज शिवपाल यादव बदायूं आए थे और बदायूं आकर उन्होंने जो है भाजपा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी, संघमित्रा मौर्य ने इससे पहले बयान दिया था कि पहले यहाँ पर भतीजे की बारी आई थी, लेकिन अब चाचा भी आ गए हैं, चाचा को भी भगाना है। पहले भतीजे को भगाया था, उसके बाद चाचा को भगाना, लेकिन इशारों में जो है शिवपाल यादव ने बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। हालांकि इस मामले में अभी तक जनता का यही मानना है कि जनता जो कह रही है, यहाँ की जनता का मूड जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है यहाँ पर, और जनता जो हमने बात की है तो जनता का यही कहना है कि प्रत्याशी कोई हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे। जी, प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये दावा किया जा रहा है। आम जनता का समर्थन इस जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्या कुछ मिलता हुआ नजर आया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो शिवपाल यादव पहुंचे हैं उज्जैनी पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उज्जैनी के ज्ञान बैंकेट हॉल में पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को नकारा बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल हवाई वादे कर रही है, वादों को पूरा करने का काम जो है समाजवादी सरकार ने किया, लेकिन जनता का मूड जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर रखा हुआ है। और अब प्रत्याशी की बारी है, जो जनता है वो प्रत्याशी का इंतजार कर रही है कि कौन प्रत्याशी होगा। रितेश, जिस तरीके से दौरे रद्द किए गए, हालांकि जनसंपर्क यात्रा का हवाला शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया, तो इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, जनसंपर्क की बात की जाए तो यहाँ पर आज शिवपाल यादव बदायूं में आए हुए हैं और यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पहली बार बदायूं में आए प्रत्याशी दोस्त होने के बाद, और जनसंपर्क अभी तक इन्होंने किया नहीं है। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया है और इनके जो काफिले में आज भीड़ जो थी वो कई तरह की भीड़ थी और कई तरह की बातें चल रही थी। जनता का जो मानना है वो अभी यही मानना है कि अभी जो जनता के बीच में शिवपाल यादव नहीं पहुंच पाए। हालांकि यहाँ पर कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता की और मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर लगातार जमकर हमला बोला है। बिल्कुल रितेश, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बीच एक कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चाचा और भतीजे को लेकर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि भतीजे को भगाया गया और अब चाचा को भी भगाया जाएगा, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर देखना होगा कि आखिर जनता का साथ किससे मिलता है।
बढ़ते आगे और बात करते हैं अयोध्या उन्नाव तिलक पर्दा। बसपा ने अयोध्या लोकसभा सीट से सच्चिदानंद पांडे सचिन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं उन्नाव लोकसभा सीट से अशोक पांडे को टिकट दिया गया है। अंबेडकर नगर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद पांडे और सचिन बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें अयोध्या से टिकट दिया। आपको बता दें कि बसपा सतीश चंद्र मिश्रा के सहारे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती है। हालांकि वो लगातार 10 सालों में कारगर साबित होते नहीं नजर आए, लेकिन 2007 का अगर जिक्र किया जाए तो विधानसभा चुनाव में मायावती को ब्राह्मण जाटों की सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर फायदा मिला था। लेकिन इसके बाद से अब तक बसपा को किसी तरह से लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 2024 की जो राह है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अयोध्या से आरपी सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए कांटे की टक्कर, एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। इसको लेकर क्या कुछ कयासबाजी और क्या कुछ स्थितियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? जी सोनी जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में उसे त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो है बीजेपी हमेशा हावी रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि जो लल्लू सिंह विधायक जो सांसद थे वो हमेशा जो है यहाँ पे हावी रहे। उनका व्यवहार बहुत कुशलमय रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चिदानंद पांडे जी जो अंबेडकर नगर से यहाँ पे जो प्रत्याशी बसपा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। नहीं रहेगा तो तीसरे दल पे यहाँ पे मौजूद रहेंगे और तैयारियों में वो आज पहले से ही जुटे हुए थे। उनको टिकट भी फाइनल हो गया है। जी बिल्कुल आरपी सिंह, और इस बार 2024 के लिए अयोध्या वैसे भी बहुत खास है देखा जाए तो, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और हर चुनावी जनसभा में इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो इस लिहाज से अयोध्या की जनता को जो रुख है वो जान पाना बेहद आसान है। जी आपको बताते चले, रामनगरी अयोध्या पूरी राममय में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। यहाँ पे वो तो कोई नहीं, यहाँ हर वातावरण राम नजर आ रहा है। लेकिन जो भी प्रत्याशी अयोध्या से उतरना चाहता है, यहीं से जो यहाँ से पूरे विश्व में डंका बजाना, इसीलिए अच्छे लोग यहाँ रामनगरी अयोध्या में चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोनी जी बिल्कुल, बसपा की जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है वो कितनी कारगर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है? बसपा जो है यहाँ इसलिए ब्राह्मण प्रत्याशी उतारी है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी से टक्कर देने के लिए और बसपा को साधने, मतलब ब्राह्मणों को साधने के लिए इसीलिए यहाँ रणनीति बनाई गई है। क्योंकि यहाँ जो सपा का प्रत्याशी है वो गाना है अवधेश जी है, जो गाना वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे जो ये पांडे जी है, इसलिए बसपा लड़ाया गया है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी में कहीं ना कहीं केंद्र लगाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बिल्कुल आरपी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अरुण अवस्थी भी उन्नाव से विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखा जाए तो उन्नाव से जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, यहाँ पर इस बार जो 2024 का मुकाबला है, संग्राम है, वो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। किसकी स्थिति जो है कितनी मजबूत नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक ये दावा भाजपा की प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा था कि भाजपा का प्रत्याशी ये दावा कर रहे थे कि इस बार की जीत पिछली बार की जीत से भी अच्छी होगी, लेकिन जिस तरीके से बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा है और वो प्रत्याशी लोकल का है, और कहीं न कहीं जिस तरीके से बैसवारा कल्याण समिति के माध्यम से वो जनता से लंबे समय से जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार और क्षेत्र में इनकी एक अच्छी छवि है। तो इस छवि को देखते हुए पूरा चुनाव त्रिकोणीय निश्चित रूप से दिख रहा है। और त्रिकोणीय चुनाव होने में इस निश्चित रूप से जो भाजपा प्रत्याशी की बढ़त अभी तक नजर आ रही थी, उस बढ़त में कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और चुनाव रोचक होगा। आने वाले समय में देखा जा सकेगा कि किस तरीके से चुनाव किस करवट बैठेगा। लेकिन आज जिस तरीके से बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और वो ब्राह्मण समाज से उतारा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज की एक बड़ी संख्या जनपद में है मतदाताओं की, और उसके बाद में जो स्थानीय स्तर पे के जो प्रत्याशी हैं, जिले के प्रत्याशी हैं, लोकल के रहने वाले हैं, इस तरीके से अब मुकाबला निश्चित रूप से रोचक हो गया। और ये रोचक मुकाबला किस करवट जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चुनाव चल रहा
था, जिसमें भाजपा अपने आप को जीता हुआ मान रही थी, उनके कहीं ना कहीं उनका रथ रुकने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल अरुण, ये प्रयास देखा जाए बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन एक भरोसा, क्योंकि इससे पहले भी ये दाव चला गया था बीएसपी की तरफ से, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ था। तो इस बार चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है ये संग्राम। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बीएसपी की तरफ से की गई है और ये कोशिश कितनी कारगर सिद्ध होगी आने वाले समय में, यानी कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रिजल्ट बताएंगे, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा। आगे बात करते हैं नाम पर संग्राम। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहे। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे। आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे, रिक्त थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जिसे चाहेगी वो ही चुनाव आयुक्त बनेगा। अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि समिति में सरकार के पास बहुमत है और इस वजह से सरकार अपने पसंद के नाम तय कर सकती है। भारत जैसे लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर नियुक्ति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठक से 10 मिनट पहले 6 नाम दिए गए, ऐसे में मैं इतने कम समय में क्या बताऊंगा। से मतलब लॉ मिनिस्ट्री से जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की। इसी खबर पर संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने सवाल उठाए हैं कि सरकार इनकी है तो ये अपने मन पसंदीदा नाम को तय करेंगे, नियुक्ति करेंगे, इसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर लगातार खींचतान के बीच कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं नए चुनाव आयुक्तों के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु का नाम किया गया है, तय किया गया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश जो है केरल से है जबकि दूसरे पंजाब से हैं, तो उनको कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में जो समर्थन दिया गया है वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर कहें तो वो पहले से तय किया गया था और तय नामों के अनुसार उनको जो है सीधे तौर पर जो है कुर्सी पर बैठा दिया है। इतना सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि कम समय में उनको इतनी जल्दी जो है तरक्की पर बैठाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और 212 नाम दिए थे, जिसमें 6 नाम तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, इतने कम समय में इन नामों को फिलहाल तय किया गया है और इसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अधीर रंजन ने जो प्रतिक्रिया दी है और सवाल उठाए हैं कि क्योंकि 2 रिक्त पद थे जिन्हें भरा गया है, इस बैठक के दौरान चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और इसको लेकर विपक्ष के सवाल सामने आ रहे हैं। हालांकि जो 6 नामों की लिस्ट थमाई गई उसको लेकर यह भी कहा गया कि इतने कम समय में उन नामों पर कैसे मंथन किया जाना संभव है। और आगे बात करेंगे परिणीति का दांव बीजेपी की छांव। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। परनीत का दांव बीजेपी की छांव। पंजाब के पटियाला से सांसद और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी से सांसद थी। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम उससे जुड़ें जो हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में सक्षम है। उनकी नीतियों और कार्यों को देखते हुए मैंने ऐसा फैसला लिया। दरअसल सितंबर 2021 को जब कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन के हाथों से पंजाब की कप्तानी लेकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी तो अमरिंदर सिंह बागी बन गए थे और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और अपनी खुद की पार्टी पंजाब लोक दल कांग्रेस बनाई और बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब की सियासत में किस्मत आजमाने उतरे। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से अब बीजेपी का दामन थामती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हुई परनीत नजर आ रही है। कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, पिछले लंबे समय से या कह लीजिए कि 25 वर्षों से लोकसभा विधानसभा का कार्य कर चुकी महारानी परनीत कौर मौजूदा सांसद भी है कांग्रेस से। उन्होंने आज जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उससे पहले उनके पति भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा वोट स्तर बढ़ेगा। सबके साथ जो है जीत के आसार जो है, अगर उनको टिकट मिलती है पटियाला लोकसभा से तो कहीं ना कहीं जीत के आसार भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को के जो जीत के आसार हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इधर जिन बातों का हवाला दिया गया है तो जीत के लिहाज से ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति पर कांग्रेस के दिग्गजों को खुद ही भरोसा नहीं रहा। देखिए, दिग्गजों पे भरोसा रहा या नहीं रहा ये तो बात की बात है। इतना जरूर है कि आज के समय में अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए, खासकर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस के अंदर कई फाड़ से नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक आला कमान की बात करें, कांग्रेस आला कमान ने कोई भी लोकसभा उम्मीदवार तय नहीं किया। उसके विपरीत मौजूदा सरकार जो है उसने अभी 5 जो है अपने लोकसभा के उम्मीदवार जो मौजूदा मंत्री भी है कैबिनेट के पंजाब के अंदर, उनको बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का फायदा उठाते हुए और इस चीज को देखते हुए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर बढ़ोतरी मिले और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जल्द एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है, जिससे कि बीजेपी को जो वोट की बात कर ले या लोकसभा जो सीटें हैं उसको लेकर बात कर ले, एक बड़ा ऐलान जल्दी होगा और वही भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर भी अपनी स्थिति जो मजबूत स्थिति तय करने में कामयाब साबित होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक मजबूत स्थिति को देखते हुए लगातार एक मजबूती की दिशा में जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का वो नजर आ रहा है और कांग्रेस की जो अंतर स्थिति है उसकी कमजोरी को देखते हुए जो कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं हुआ शोध पैनल की रिपोर्ट का जिक्र। देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। कोविंद पैनल ने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई और ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।
तो एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और 191 दिनों के शोध के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके सुपुर्द किया गया है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर क्या एक साथ ये सारे चुनाव कराए जाएंगे। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या लगता है, अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, एक साथ ये चुनाव संभव है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर समिति बनाई गई थी, जिसको लेकर सीधे तौर पर मैं कहूं समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर 18,626 पेजों की जो एक रिपोर्ट है वो बनाई है और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो वो 191 दिन में तैयार कर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सौंप दी गई है। अब उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और जिस तरीके का ये चरण है उसमें जो प्रक्रिया है उसको जो है निभाया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये पूरा मामला और इसको लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है, इसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही कुछ फैसला इस विषय में निकलकर सामने आ सकता है। बढ़ते आगे बात करते हैं ठगों का पासा, वीआईपी दर्शन झांसा। श्री राम जन्मभूमि का ये पूरा मामला तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आगाह किया है कि वो पैसा देकर वीआईपी दर्शन या आरती में शामिल होने का झांसा देने वाले लोगों से सावधान रहें। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आगाह किया है कि वे पैसा लेकर वीआईपी दर्शन या आरती में शामिल होने का झांसा देने वाले लोगों से सावधान रहें। इधर कुछ शिकायतें आ रही थी कि लोग जो हैं आरती के नाम पर या जन्मभूमि दर्शन के नाम पर धन उगाही कर रहे थे और उसमें ट्रस्ट के ऊपर भी आरोप लग रहा था। हालांकि ट्रस्ट में ऐसे कोई आदमी नहीं जो ये काम करते हों, लेकिन पुलिस के लोग या अन्य दलाल लोग लगे हुए थे जो पैसा लेकर दर्शन करा रहे थे और नाम बदनाम ट्रस्ट का हो रहा था। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल के जरिए लोगों को बताया कि भगवान राम की आरती में कैसे हिस्सा लिया जा सकता है। ट्रस्ट ने लोगों को पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि अगर वो भगवान राम के जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। अपील की गई है कि कोई धन दे करके दर्शन न करें। आराम से दर्शन हो रहे हैं, दर्शन के लिए 3-3 लाइनें लगी हुई हैं और अच्छा ये रहे कि आप सामान न लेकर के आए तो आपका दर्शन और सुगम होगा। जूता चप्पल ना पहने हो, मोबाइल घड़ी आदि ना हो, तो जो हमने एक नई फास्टैग लाइन बनाई है उससे आप सीधे दर्शन करने चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्ट ने साफ किया कि आरतियों में शामिल होने के पास राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से लिए जा सकते हैं और इसके लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्ज के बोझ में दबे पिता पुत्र ने खाया जहर। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दोनों की मौत हो गई, तो दोनों ने दम तोड़ दिया। लोनी बॉर्डर के उत्तरांचल कॉलोनी का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद से खबर, भतीजे आशु जैन ने एफआईआर दर्ज कराई है। गाजियाबाद से खबर, कर्ज के बोझ में दबे पिता पुत्र ने दी जान, आशु ने एफआईआर दर्ज कराई है। गाजियाबाद से अहम खबर, गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ा, कर्ज के दबाव के चलते ये कदम उठाया। उत्तरांचल कॉलोनी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है।
और इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। मिर्जापुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक सवारों को कुचला। 3 लोगों की मौत इस हादसे में। बाइक सवार 3 लोगों की मौत, पति, पत्नी और बहन की मौके पर ही मौत। मिर्जापुर से खबर, आशुतोष त्रिपाठी से खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। आशुतोष, क्या अपडेट? ये हम आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकोड़ी ग्राम अकोड़ी के पास स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल सवार में बहुत ही भीषण टक्कर हुई, जिसमें तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसमें एक शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पति, पत्नी, बहन की इस घटनाक्रम में मौत हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।